तो हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स which opposes relative slipping or relative motion between two bodies at their point of contact. तो ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं बात कर रहा हूं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन देखा जाए तो दो तरह का होता है। So this definition is basically for sliding friction. एक और फ्रिक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ये हम रोटेशनल में पढ़ेंगे। ये क्या करता है कि कुछ करता है, अभी उसके विषय में बात नहीं करेंगे। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन ये है कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ फोर्स which opposes relative slipping or relative motion between two bodies at their point of contact. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो बेटा है रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन की चीज को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बोलो रिदम, यस यस। सो मान लो कि यदि में कोई आदमी है वो जमीन पे चल रहा है, तो ये आदमी यदि जमीन पे चल रहा है तो इसके पैरों पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये चल रहा है। A man moves on a horizontal plane in the forward direction. आप मुझे बता पाएंगे what is the direction of friction? On man, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? इस पे डायरेक्शन फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ लगेगा कि पीछे की तरफ लगेगा? पीछे। पीछे वाले कितने हैं? बैकवर्ड कितने लोगों को लग रहा है कि फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? रिदम, यस यस सर। अच्छा, प्रकीरत, यस यस सर। यतिन, यस यस सर। गौरी, यस यस सर। अब देखो, तुम लोग इससे फिर मुकरना मत। अब तुम मुझे ये बताओ, यदि एक आदमी जमीन पे चल रहा है आगे की तरफ, तो उसके पास कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द मैन मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? ये बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका एफपीडी बनाना पड़ेगा। बोलो। सो आदमी कह दिए एफपीडी बनाओगे तो एक फोर्स इस पर लग रहा होगा, फोर्स ऊपर की तरफ, नीचे एक लग रहा होगा एमजी, नीचे की तरफ एक, ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ। हम बोलेंगे कि नॉर्मल फोर्स इक्वल टू एमजी होगा। उड़ तो रहा नहीं आदमी, ठीक है? तुम मुझे ये बताओ, ओनली वन फोर्स कैन एक्ट इन द on basically only in the horizontal direction, और ये फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। क्या आप इस बात को मानेंगे? यस और नो? यस यस सर। सब लोग यस बोलो। Yes. सब लोग यस।
अब तुम ये बताओ कि तुम ये बोलते हो कि आदमी यदि जमीन पे घूम रहा है तो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। सर हाँ सर मैं बस 2 मिनट में आया। जल्दी आओ जल्दी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो आपने टेस्ट सीरीज देखी थी वही। आज मैं देख लूंगा पक्का, क्योंकि एक्चुअली ओके थोड़ा सर। busy- आज मतलब कल मैं तुमको बता दूंगा, आज रात को ठीक है देख सर। लूंगा। हाँ आ गया वो बच्चा, चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेगा वो। तुम लोग ये बताओ कि इस आदमी के ऊपर इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है ना, यदि आगे के डायरेक्शन में जा रहा है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब क्या, आदमी रेस्ट से मोशन में आ रहा है। क्या इससे तुम लोग सहमत हो? ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन इज चेंजिंग और नॉट। आदमी यदि जमीन पे चल रहा है तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ही तो कर रहा है अपने, वैसे मोशन में जा रहा है, खड़ा था और फिर जाने लगा आगे की तरफ। तो यदि वो आगे की तरफ जाने लगा तो उसको आगे की तरफ जाने के लिए एक फोर्स चाहिए, बोलो यस। Yes, sir. So since the man is moving in the forward direction, there must have a force on him. आगे प्रकृत there must have a force on him and it must be acting in the same direction as the motion of man. बोलो तुम इस बात से सहमत हो? Yes. In this case, the force is friction. So what can you say? Friction has no option that it can act in the backward direction, because it is friction which is responsible to move the body on the plane in horizontal direction. Okay, so we can say that force on the man is friction and in the forward direction when it moves forward. Bolo yes. Yes. Yes, sir. So यदि ये आगे जाएगा तो इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। पीछे जाएगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। यहाँ पे मोशन को ये अपोज नहीं कर रहा है, मोशन को ये सपोर्ट कर रहा है। प्रकृत आ गए हैं? 2 मिनट में कितना टाइम लगेगा जी? 2 मिनट तो हो गया कब का। कितना टाइम लगेगा ये? पूछो तो कहाँ रह गया? चलो अब जो हम बात करते हैं वो ये करते हैं कि ये जो फ्रिक्शन होता है ना, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगेन 2 तरीके का होता है। तो ये बात समझ में आ गई, पक्की हो गई कि फ्रिक्शन तो so what we have seen, so we have seen that
friction is not opposing motion. Okay, motion of a body. ठीक है, लेकिन ये किस चीज को अपोज कर रहा है? बट इट इज अपोजिंग रिलेटिव स्लीपिंग. अब वो रिलेटिव स्लीपिंग कैसे अपोज कर रहा है वो मैं बता रहा हूं. रिलेटिव स्लीपिंग और रिलेटिव मोशन. आदमी जो है जब ऐसे जमीन पे चल रहा होगा तो आदमी जब चलता है तो उसके पैर ऐसे होते हैं ना, इस तरह से उसका पैर होता है ऐसे. इस तरह का आदमी होता है ना ऐसे, ये पैर ऐसे जमीन पे ऐसे लगाता है. बोलो, ऐसे दबाते हो ना जब जमीन को ऐसे. बोलो यस. यस सर. तो तुम जमीन की तरफ ऐसे एक मतलब एक नॉर्मल फोर्स या कांटेक्ट फोर्स लगाते हो, तो जमीन भी तुम्हारे ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में. इसी फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाते हैं. एक कंपोनेंट हो जाता है सी परपेंडिकुलर और एक होता है सी पैरेलल. सी परपेंडिकुलर जो होता है वो बदल जाता है नॉर्मल फोर्स में, और सी पैरेलल जो होता है वो बदल जाता है फ्रिक्शन. सो इसलिए हम बोलते हैं कि नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg और ये हो गया फ्रिक्शन. बात समझ में आई? तो तुम ये बोलोगे कि फ्रिक्शन इज ऑलवेज going to oppose the relative motion between two bodies at the point of contact. ये प्रक्रिया कहाँ रह गया यार? कहाँ रह गया लड़का? सर मैं आ गया? यस सर. अच्छा, ठीक है. क्या क्या मैंने बोला समझ में आया तुमको? हाँ जी सर. आदमी जमीन पे चलता है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में मूव करता है. एक बार ये वीडियो जो 10 मिनट का मैंने लिखा है देख लेना, ठीक है? यस सर. ओके, यस सर. छूटा नहीं है. सर. हाँ, सर जैसे हम सैंड पेपर को जैसे घिसते हैं सर, तो हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन से और सर वो प्लेन हो जाता है जैसे घिसते घिसते, तो सर उसमें हाँ. फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऑपोजिट नहीं होगा सर? क्या, कौन सा पेपर? सर सैंड पेपर जिसे रेगमार कहते हैं हम. हाँ, तो क्या होगा उस पे? यार तो तुम एक बात बताओ, तुम जमीन पे यदि चलते हो तो जमीन पे यदि तुम प्लेन जमीन पे चल सकते हो क्या? प्लेन सरफेस पे बोलो, प्लेन सरफेस पे तुम चल सकते हो? पानी यदि गिरा दिया जाता है यहाँ पे तो क्या होता है? गिर जाते हो कि नहीं गिर जाते हो फर्श पे? यस सर. क्यों गिर जाते हो? क्योंकि तुम्हें फ्रिक्शन नहीं मिलता है पैरों पे चलने के लिए. ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है. तुम जो बोल रहे हो कुछ अलग चीज बोल रहे हो, पता नहीं क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा. ठीक है, तुम ये यस बोल सर. रहे हो कि सैंड पेपर होता है उसको ऐसे रगड़ दिया, वो करते करते प्लेन हो गया. ठीक है ना? यस सर. तो नहीं ये सर, सैंड, मैं पूछ रहा हूँ जैसे सैंड पेपर को हम नीचे की वजह से खींच लें तो सर वो ऑपोजिट डायरेक्शन से नहीं, वो मतलब उसकी जो होती है वो अरे यार खत्म तो हो जाती है. हाँ, तो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है तो वो तुम रिलेटिव मोशन में अपोज करे तो आदमी का चलना और सैंड पेपर में अलग अलग चीज है ना. सैंड पेपर को तुम मान लो इस पे ऐसे ऐसे कुछ लगा होगा पार्टिकल, और किसी सरफेस पे तुम रगड़ रहे हो उस पे, तो जब तुम उसको रगड़ते हो तो जिस तरफ तुम रगड़ते, मान लो इधर फोर्स लगाते हो तो उस पे उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, तो यहाँ से पार्टिकल निकल जाता है. ठीक है ना? यस सर. बट ये एग्जांपल गलत है. यहाँ पे आदमी का चलना और सैंड पेपर का रगड़ना बोथ आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. तुम ये बताओ कि आदमी को चलने के लिए जो मैंने एनालॉजी थी वो तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? आई? यस सर. बस, तो आ गई तो फिर फर्जी क्वेश्चन मत पूछो. अभी आता हूँ थोड़ी देर में क्या होता है एक्चुअली, रियलिटी में क्या होता है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो दो तरह का हो जाता है नेचर के हिसाब से. एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है किनेटिक फ्रिक्शन.
ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सूरज बड़जात्या का ये फैन है। किसका फैन है? सूरज बड़जात्या का फैन है। और ये सूरज बड़जात्या को बोलता है कि मैं जो बिहेव करता हूं वही बिहेव करने वाली एक मूवी बनाओ। वो मूवी क्या है? हम साथ साथ रहे। ठीक है, समझ में आया? तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? ये कब लगता है? ये तब लगता है दो बॉडीज के बीच में व्हेन देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। ठीक है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? यदि एक बॉडी है और यहां पे तुमने क्या किया, मास है इसका, और यहां पे तुमने लगाया फोर्स, और ये बॉडी मूव नहीं की। लेट्स से दिस फोर्स इज F1 and the body is not moving, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा इसके ऊपर? अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो बोलो, फ्रिक्शन अब कितना लग जाएगा इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में? ये बॉडी मूव किधर करना चाहेगा? आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। तो इस पे कितना फ्रिक्शन लग जाएगा? F, और ये F की वैल्यू F1 के बराबर हो जाएगी। बोलो यस यस। यस सर। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक दूसरा फोर्स लगाया F2 which is greater than F1 and the body is still not moving। आज एक्चुअली मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है पढ़ाने का, मैं बहुत थक गया हूँ। थोड़ा देर ही पढ़ाऊंगा आज मैं तुम लोग को। कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, कल इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है फ्रिक्शन में। क्वेश्चन तो लगवा, तो वीडियो देख के समझ लोगे। द बॉडी इज स्टिल नॉट मूविंग। गौरी अब फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? लेट्स से F डैश। F डैश अब कितना लग जाएगा? बोलो। F2। F2। मैंने क्या किया? मैंने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ गया। अब मैंने एक और फोर्स लगा दिया F3 which is greater than F2 and the body is still not moving, but the motion is just going to start. The motion is just going to start, or the motion is about to happen. ठीक है बच्चों, इसके ऊपर यदि कोई भी फोर्स लगाओगे F3 के ऊपर तो बॉडी मूव कर जाएगा, ऐसा बोल रहा है। अबाउट टू हैपन का मतलब यही हुआ ना कि F3 के ऊपर यदि कोई भी फोर्स मैंने लगाया तो बॉडी मूव कर जाएगी। अबाउट टू हैपन का मतलब क्या हुआ अंग्रेजी में? इट मीन्स दैट इफ वी अप्लाई any force greater than F3 the motion will start। कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन। किसके रिस्पेक्ट में? उस सरफेस के रिस्पेक्ट में जिसपे वो ब्लॉक रखा है। द रिलेटिव मोशन विल स्टार्ट। ठीक है बच्चों, यस 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 सर। सो इस F3 को अब F डबल डैश कितना हो जाएगा? प्रभकिरत F डबल डैश अब कितना हो जाएगा? बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो F3। बोलो यस। मैं एक सर रिपीट करूंगा। मैंने क्या किया कि F3 F2 नहीं से सर, बड़ा है। हाँ, वो नहीं, अभी आप क्या पूछ रहे थे? मैंने पूछा कि तुम अब इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? F डबल डैश कितना होगा? F3 हो जाएगा, बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रही है। हाँ जी सर।
लेकिन अब इससे ज्यादा थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे, F3 से ज्यादा कोई फोर्स लगाओगे F4, तो बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है, सो जो F डैश है जहां पे बॉडी मूव करने वाली है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है जिसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाने पे बॉडी मूव कर जाएगी। तो इस फोर्स को F3 को, जो F डबल डैश है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर यदि तुमने कोई बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स लगाया तो बॉडी हो जाए, मूव करने लगेगी। बोलो यस, हेलो। यस सर। सो तुम ये बताओ कि यदि मान लो तुम्हारे पास F डबल डैश जो था, F3 यदि किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स था, तो जब मैंने फोर्स F1 लगाया तो F3 क्यों नहीं लग गया? F1 जब लगाया तो F क्यों लगा? F1 फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन F1 क्यों लगा, जो कि F3 से छोटा था? बोलो जी गौरी। गौरी, यस सर। यदि मैंने उसके ऊपर F1 फोर्स लगाया तो बॉडी पे F3 क्यों नहीं लग गया, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है? या मैंने जब F2 लगाया तो F डैश F2 क्यों लगा, F3 क्यों नहीं लग गया मैक्सिमम वाला? सर वो दोनों बराबर होंगी तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी ना। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तो F3 है, अभी मैंने बोला। तो यस सर। F3 क्यों नहीं लग गया जब मैंने F1 लगाया? तो तुम सही बोल रही हो। F3 इसलिए नहीं लगा कि फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम है मोशन को, रिलेटिव मोशन को रोकना। वो काम यदि F1 से ही हो जाता है तो F3 क्यों लगाएगा वो? ठीक है, मान लो कि मैंने नंबर ले लिए कुछ F1 F2 F3 का। मान लिया कि यहाँ पे F1 एक नंबर है, लेट्स से F1 इक्वल टू 1 न्यूटन, F2 इक्वल टू 2 न्यूटन और F3 इक्वल टू 3 न्यूटन। ठीक है बच्चों, और तुम ये बोल रहे हो कि F मैक्सिमम जो हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो दिया है 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन का फोर्स लग सकता है मैक्सिमली, लेकिन फोर्स लगाया बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का, तो बॉडी के मोशन को रोकने के लिए कितने फ्रिक्शन की जरूरत है? 1 ही न्यूटन की तो जरूरत है। एक बार वापस से फ्रेम करता हूं क्वेश्चन को। मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी है, कोई भी मास m है उसका, और इसके ऊपर जो फोर्स ऐसा मैं रख रहा हूं, ये फोर्स की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। मैंने तुमसे ये बोला कि इस पे पीछे की, मतलब इस पे जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है जो कि मोशन को रोकेगा। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है? टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन। यस यस। यस यस सर। सर। मैंने तुमको ये बोला कि दिस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज 3 न्यूटन, ये दिया है, पता है मुझे। सो यदि मैंने F की वैल्यू 1 न्यूटन कर दी तो Fs की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बॉडी के ऊपर? यतीन, यतीन कहाँ हो? यस सर। यदि किसी बॉडी पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 3 न्यूटन का लग रहा है और मैंने उसके ऊपर एक, लग सकता है, लग नहीं रहा है, लग सकता है, और मैंने उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? सर 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। क्यों? सर बिकॉज क्योंकि 1 न्यूटन की वजह से उतने से मोशन रुक जाएगा ना, और चाहिए उतने नहीं। से मोशन रुक जाएगा। एग्जैक्टली यदि तुमने फोर्स बढ़ा के 2 न्यूटन कर दिया तो अब Fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट डैश इसको मान लेता हूं। अब तुमने F की वैल्यू बढ़ा के यदि 2.5 न्यूटन कर दिया, तभी भी एस डैश की वैल्यू डबल डैश मान लेता हूं उसको 2.5 न्यूटन हो जाएगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक और प्रॉपर्टी को स्टैटिक फ्रिक्शन कहता है। ये बोलता है कि हम साथ साथ रहें, और दूसरी प्रॉपर्टी बोलता है जरूरत के मुताबिक लगूंगा। जरूरत के मुताबिक, ये मारवाड़ी है बिल्कुल, एक भी पैसा उल्टा सुल्टा खर्चा नहीं करता है, जरूरत के मुताबिक खर्च करता है। मैं भी बचपन में मारवाड़ियों के बीच में पला हूं, तो मेरी भी बुद्धि थोड़ी मारवाड़ियों जैसी है। तो जरूरत के मुताबिक जितना खर्च होगा उतना करेगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करेगा। फालतू खर्च इसको पसंद नहीं है इसको। सो बेसिकली जरूरत के मुताबिक खर्च करेगा। यानी कि दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या हुई, इट विल एक्ट एज पर जरूरत आर रिक्वायरमेंट। बोलो बच्चों, यस यस। यस सर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन व्हिच एक्ट्स ऑन अ बॉडी टू प्रिवेंट द मोशन ऑफ द बॉडी, and this motion is obviously relative motion of the body with respect to the plane where the body is actually staying, and it will be acting as per requirement. If lesser amount of static friction is required than maximum static friction, then this lesser amount of friction will act on the body in opposite direction. You got the idea? Yes or no? Yes. यस सर। Okay. So now you will proceed. So अब क्या हो गया कि ये हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यदि मैंने 3 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या बॉडी मूव नहीं करेगी? प्रभकीरत, यस सर। उसी ब्लॉक पे एफ की वैल्यू यदि 3 थी तो मूव करने वाला था। एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू दिया हुआ था 3 न्यूटन, ठीक है। अब Yes. मैंने क्या किया कि इसको फोर्स लगा दिया 4 न्यूटन का, तो क्या ये बॉडी मूव नहीं करेगा? मोशन करेगा स्टार्ट सर। करे सर आपकी आवाज कट रही है। होगा। सर आपके बीच में आवाज कट गई थी। मैं बोल रहा हूँ कि यदि एफ की वैल्यू 3.1 न्यूटन लगा दूं तो क्या मोशन होगा? हाँ यस सर, थोड़ा होएगा, मूव करेगा। मूव करेगा। यदि मैं 3.01 न्यूटन लगा दूं तो क्या मोशन होगा? नेग्लिजिबल सर, मतलब। हाँ, लेकिन होगा तो ना। हाँ मतलब होगा तो मतलब बहुत बहुत थोड़ा। हाँ, बहुत थोड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं है। 3 न्यूटन से ज्यादा कुछ भी होगा तो मोशन होगा। 3.001 पे भी तो होगा। हाँ जी सर। यानी कि एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्सिमम, एनी फोर्स विच इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्सिमम, द मोशन विल स्टार्ट। कौन सा मोशन विल स्टार्ट? द रिलेटिव मोशन विल स्टार्ट। द रिलेटिव मोशन विल स्टार्ट। बोलो, आप लोग सहमत हो इस बात से? बोलो, इस बात से सहमत हो? यस यस। सर। जैसे ही रिलेटिव मोशन बेटा स्टार्ट होता है, वैसे ही बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है is a friction which is always acting opposite to the direction of motion of the body। ये हमेशा opposite to the direction of motion of the body होता है। opposite to the direction of motion of the body and is constant। सो अब मैं तुमको फिर से बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें हैं काइनेटिक। अभी ये एक मोटा मोटी तुमने एक लेमन तरीके से जान लिया, अब उसको मैथमेटिकली जानते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को मैंने 2 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा था मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन और एक हिस्सा था काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि यदि कोई बॉडी है और यदि मैं उसका एफबीडी बनाऊं,
ठीक है, एपीडी छोड़ दो। यदि तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसमें एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नीचे एमजी लग रहा होगा। बोलो बच्चों यस। यस सर। या यही चीज यदि इंक्लाइंड प्लेन पे होगा तो भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा आपकी बार? इधर लग रहा होगा। बोलो। यस सर। मोशन वाला सरफेस ये वाला सरफेस हो जाएगा, ये सरफेस हो जाएगा जिसमें मोशन करेगा। अभी ये वाला सरफेस पे मोशन कर रहा है। बोलो यस। यस। यस सर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो डिफाइन करता है वो करता है कि Fs इज डिफाइंड एज μs into n। ठीक है, where μs is known as coefficient of static friction, and it depends on the material of the body, material of surface of contact, surfaces of contact। ठीक है बच्चों, यस यस। यस सर। और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से लेके μs into n के बीच में हो सकती है। ये जो Fs मैंने लिखा है ना, ये Fs इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है बच्चों, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई? सो यदि मैं इसकी बात लिखूं तो ये क्या हो गया? ये वो वाला फ्रिक्शन है विच इज एक्ट एज पर जरूरत एंड विच फॉलो द रूल। हम साथ साथ चलें। दिस फ्रिक्शन वांट्स टू कीप द बॉडीज टू मूव टुगेदर, to be in harmony with each other, so that relative motion of the two bodies will be 0. Yes, you got the idea? Yes. यस सर। मान लो बस के अंदर यदि तुम जा रहे हो और बस में तुमको एक स्टूल दे दिया बैठने के लिए, और तुम स्टूल पे फिसल नहीं रहे हो, यहाँ पे ऐसे खड़े हो मान लो, और बस ऐसे जा रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन है जो तुम्हें रोके हुए है बस के सरफेस के ऊपर? स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? ये बस यदि मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग जाएगी ताकि तुम ना गिर जाओ बस में? बोलो। यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा ना जो तुमको बस के साथ रखेगा। There will have a friction between your foot and surface of bus. बोलो बच्चों यस यस। यस। सो ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और ये किस डायरेक्शन में लगेगा यदि बस आगे Yes, की sir. तरफ जा रही है तो? गौरी, सर बैकवर्ड। अरे यार तुम लोग पहले जैसे क्या नालायक हो क्या? मैं तुमको बोल रहा हूं कि वो हमेशा सपोर्ट करता है मोशन को, तो मोशन को सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ? Excuse me, सॉरी, sir. अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। आदमी का रिलेटिव मोशन कहाँ होगा? ये रिलेटिव मोशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बस। बोलो। यस what सर is relative फॉरवर्ड। motion of what is relative motion of this particular person with respect to bus? यतीन, यतीन, यस सर। ये आदमी यदि बस में जा रहा है, बैठा हुआ है, बस आगे की तरफ जा रही है, आदमी के पैरों पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? आदमी गिर नहीं रहा है बस में। बोलो।
क्या होगा, आगे सर- की तरफ कि पीछे की तरफ? सर पीछे की तरफ। कौन? रिदम? नहीं सर, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका? अरे एक आदमी बस में भैया जा रहा है बैठ के, और बस आगे की तरफ जा रही है, आदमी बस में फिसल नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन उसके सर जहां आगे की तरफ। एग्जैक्टली यदि वो फिसल नहीं रहा है उसका पैर, तो आगे की तरफ ही तो लगेगा, फ्रिक्शन ही तो उसको बचाएगा गिरने से। यस सर। तो पीछे पीछे क्यों दिमाग में लगाया हुआ? अभी इतना मेहनत करके समझाया मैंने तुमको, आदमी चलता है तो आगे की तरफ फ्रिक्शन लगता है, और ये फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितनी जरूरत होगी। ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। और आदमी जब चलता है तो भी उसके पैरों पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। समझ में आया? यस, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो यस सर। तुमको जी रिदम? यस सर। प्रपकीरत? यस समझ सर। समझ में आया ये बात? हाँ जी सर। तो ये फ्रिक्शन जो होता है जितनी जरूरत होती है उतनी लगता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और ये क्या चाहता है कि जिस सरफेस पे तुम हो उस सरफेस के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन ना हो। इसीलिए क्या होता है कि जब तुम जमीन पे चलते हो, तो यदि स्टैटिक तरीके से तुम देखो तो तुम अपने पैरों से जिस टाइम पे जमीन को छोड़ रहे होते हो, रियलिटी में क्या होता है, तुम जमीन को ऐसे धकेलते हो अपने पैरों से। तो पैरों से जब तुम धकेलते हो तो फ्रिक्शन कहता है आगे की तरफ लग के कि तुम्हारा पैर ना फिसल जाए वहां पे। बोलो यस। तुम्हारा पैर फिसल ना जाए इसलिए फ्रिक्शन आगे की तरफ लग के तुम्हें बचा लेता है। बात समझ में आई? यस सर। तो ये एक अनदर डिफिनीशन हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने का। ये आदमी चलता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है उसके पैरों पे और आगे की तरफ लगता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन two bodies has already been started। जब स्टार्ट हो जाएगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और इसकी वैल्यू बेटा होती है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है। और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। और ये कब लगती है? when the body is in when relative slipping has already been started, यानी कि when the body is in motion, ठीक है, with respect to is in motion with respect to surface of its motion, ठीक है। यस, बात समझ में आई? बोलो। सर ये फिर से बता देना सर। सर आपका जब इंटरनेट बॉडी चला गया था। मोशन में आ जाएगी, जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो म्यू के लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। कोई नहीं, एक एग्जांपल से समझते हैं, अभी समझ जाओगे। 2 मिनट टाइम दो मेरे को। जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक तुम्हें छोटा सा ब्लॉक दे दिया 2 kg का, ठीक है। इस एग्जांपल के बाद तुम लोगों को पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे भी चीजें ना मैथमेटिकली समझने से अच्छा लॉजिकली समझना आसान होता है। यहाँ पे 2 kg का एक ब्लॉक है और इसके ऊपर एक मैं एक फोर्स लगा सकता हूँ आगे की तरफ।
यहाँ पे बच्चों म्यू एस की वैल्यू दिया है 0.01 या 0.02 ले लो इसको, एंड म्यू के की वैल्यू जो दिया है वो 0.01 दिया है। म्यू के वैल्यू, अच्छा एक बात याद रखो हमेशा, म्यू के की वैल्यू जो होती है ना हमेशा लेसर देन म्यू एस होती है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एफ के इज ऑलवेज लेसर देन एफ एस मैक्सिमम, नॉट एफ एस मैक्सिमम, क्योंकि एफ एस जो होता है वो 0 से म्यू एस इंटू 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोग को? ऑन द बॉडी इफ F is equal to first 1 Newton, second 2 Newton, third 3 Newton, fourth 4 Newton, fifth 5 Newton। बताओ, अब जैसे ये क्वेश्चन तुमने देखा तो सबसे पहला तुम काम क्या करोगे? एफबीडी बनाओगे? बोलो यस। यस सर। तो देखो एफबीडी जब तुम बनाओगे तो तुम्हारे पास क्या क्या चीजें होगी वो मैं तुमको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 kg का एक ब्लॉक होगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नीचे इस पे 20 लगेगा, जी की वैल्यू यदि मैंने ले लिया 10। प्रकृत ये बात तुम पहले बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। हाँ जी सर। और बेटा इसके ऊपर एक एफ लग रहा है और फ्रिक्शन तुमको पीछे की तरफ रहेगा, ये तुम्हें पता है। यही एफबीडी होगा ना इस चीज का? बोलो यस और नो? यस। एफबीडी समझ में आ रहा है तुम्हें? हेलो प्रकृत, एफबीडी समझ में आ रहा है? हाँ गौरी? जी यस सर, आ रहा है FD सर। अच्छा, तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? सर म्यू। हाँ ये F तो वो ये जो स्मॉल f है तो फ्रिक्शन है, जो ये F है इधर इसका वो है फोर्स जहाँ पर लग रहा है हाँ जमीन। बिल्कुल एग्जैक्टली, नॉर्मल फोर्स 20 हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स को हम बोल देंगे 20 यहाँ पे। बोलो यस। यस सर। सो बेटा यहाँ पे जो एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? म्यू एस इंटू एन। बोलो बोलो, एफ एस मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन बोला था ना मैंने, अभी तो बोला है। यस सर। तो एफ एस मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन यानी कि 0.2 इंटू 20 4 न्यूटन हो गया। अच्छा 0.02 मैंने दे दिया है, 0.2 ले लो, ठीक है? तो बहुत छोटा हो जाएगा वो, 0.02 और 0.1। सो ये कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन हो जाएगा। बोलो यस। यस सर। यस। और एफ के की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? म्यू के इंटू एन, वो कितनी हो गई? 0.1 इंटू 20, 2 न्यूटन। बोलो तो आपकी ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? यस सर। बेटा ये बताओ कि मैंने बॉडी के ऊपर एफ की वैल्यू यदि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितना होगा उसके ऊपर? इस बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 4 न्यूटन का। तुमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन कितना होगा? बोलो। रिदम बोलो, रिदम। यस सर। फ्रिक्शन कितना होगा यदि एफ की वैल्यू 1 न्यूटन हुई तो? सर 1 न्यूटन ही होगी सर। 1 न्यूटन नहीं होगी, जितनी जरूरत है उतनी तो लगेगा। 1 न्यूटन का यदि फोर्स लगाया बॉडी मोशन में नहीं होगा तो 1 न्यूटन का फ्रिक्शन लग जाएगा। यस। यस सर। बोलो। सेकंड पार्ट, आपकी बार फ्रिक्शन कितना होगा? 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 2 न्यूटन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब 3 न्यूटन लगा दिए तो 3 न्यूटन हो जाएगा।
4 न्यूटन लगा दिए तो 4 न्यूटन हो जाएगा। अब 4 न्यूटन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग चुका है। अब इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाओगे, द मोशन इज अबाउट टू हैपन। बोलो, क्योंकि एफएस की मैक्सिमम वैल्यू लग चुकी है 4 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग चुका है। बात समझ में आई? लिमिटिंग फ्रिक्शन लग चुका है। अब 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? बॉडी मोशन में हो जाएगा। बोलो प्रक्रिया। When F equal to 5 Newton, the body will start motion. Yes, sir. The body will start moving. तो जब वो मोशन में आ जाएगा तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और वो क्या होता है? कांस्टेंट। तो अब वो 2 न्यूटन का फोर्स लगने लगेगा उस पे पीछे की तरफ। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस Yes, यस sir. सर। अब ये यहाँ पे मैंने चूंकि एक क्वेश्चन लिया था इसलिए मैंने 0.2 0.1 दे दिया। रियलिटी में बहुत थोड़ा सा कमी होती है, तो यहाँ पे मैं 0.19 लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो तुम्हारे पास फोर्स होगा वो 3.8 हो जाएगा, क्योंकि तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो जाता है वो कि 2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें भविष्य में दिक्कत ना हो। तो ये 3.8 न्यूटन हो जाएगा। तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो एकदम से 4 न्यूटन से बिल्कुल 2 न्यूटन नहीं हो जाएगा, 3.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यस। क्योंकि यस सर। म्यू की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है म्यू एस से। तो यदि तुमसे कोई बोले है कि फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का ग्राफ खींचो, तो वो ग्राफ कैसा होगा वो अब हम खींचने जा रहे हैं। तुमने क्या किया कि एक बॉडी लिया, उसके ऊपर तुमने फोर्स पढ़ाया, तो जितना फोर्स उस पर लगाया उतना ही फ्रिक्शन लग जाता है। तो ऐसे की स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। जब तुम बोलोगे कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 1 न्यूटन का फ्रिक्शन लग गया, तो ये पॉइंट मिला। 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। 3 पे 3 मिल गया, 4 पे 4 मिल गया। इन सबको यदि जोड़ दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बोलो यस। यस सर। अब तुमने क्या किया कि अब तुमने फोर्स पढ़ाया लेकिन फ्रिक्शन तो बढ़ने वाला है नहीं। अब फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये जगह पे जब तुमने देखा कि 4 न्यूटन हो गया फ्रिक्शन और फोर्स दोनों, तो अब तुमने फोर्स लगाया तो अब ये बॉडी क्या करेगी? इसमें थोड़ा कम फोर्स फ्रिक्शन लगने वाला है। फोर्स तो तुम्हारा बढ़ रहा है लेकिन फ्रिक्शन थोड़ा कम लगने लगेगा, क्योंकि अब वो फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। और ये फ्रिक्शन जो लगेगा ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एफ के। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस। यस सर। और ये Yes. वैल्यू म्यू के इनटू एन, और ये कांस्टेंट फ्रिक्शन है। चलो प्रभु पूछो, तुम्हें क्या डाउट है? ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा वाला एफ के इज इक्वल टू एम। हाँ, यहां से लेके यहां तक जो फोर्स लगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स बढ़ाया फ्रिक्शन बढ़ा, फोर्स बढ़ाया फ्रिक्शन बढ़ा। ये क्या कर रहा है? 0 से लेके एफ एस कहां तक वेरी कर रहा है? 4 न्यूटन तक वेरी कर रहा है, म्यू एस इनटू एन तक। बोलो यस और नो? यस। यस। यस सर। अब जैसे ही 4 न्यूटन से ज्यादा फोर्स तुमने लगाया, इधर फोर्स बढ़ रहा है ना, तो जैसे ही 4 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन कम हो गया, तो यहाँ पे किंक आ जाएगा और थोड़ा सा कम फ्रिक्शन लगने लगा। लेकिन ये फ्रिक्शन हमेशा लगेगा 3.8 न्यूटन का कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? यस सर। बुक में इस ग्राफ को ऐसे लिखा हुआ है, ये मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा है। बुक में क्या लिखा है कि इधर किया है फोर्स को, इधर किया है फ्रिक्शन को। सो फ्रिक्शन ऐसे तुमने बढ़ाया तो यहां तक फ्रिक्शन बढ़ा। ये जगह को वो लोग बोलते हैं कि दिस इज म्यू एस इनटू एफ एस मैक्सिमम। सॉरी, दिस साइड इसको बोलते हैं एफ एस मैक्सिमम। और उसके बाद बोलते हैं कि हल्का सा किंक आ जाता है और ऐसे लाइन हो जाती है। ऐसा तुमने देखा होगा बुक में अपने एनसीईआरटी में। बोलो
ऐसी कभी देखी है तुमने फिगर? बोलो यस और नो। और यहाँ पे हल्का सा वो कम हो जाता है, समझ रहे हो? हेलो, यस समझ सर। ये एफएस मैक्सिमम ये वाला पॉइंट है, और ये तुम्हारा जो है वो एफ के है। जो ये लाइन दिख रही है ना, जो तो डॉट डॉट दिखा रहा हूं, ये एफ के है। और एफ के की वैल्यू क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। बोलो यस। और ये जो चीज तुम्हें मिल रही है, ये किंक वाली चीज जो मिल रही है, ये एफएस की मैक्सिमम वैल्यू है। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई एफएस मैक्सिमम की? म्यू एस इंटू एन। बात समझ में आ रही है? और ये एफएस मैक्सिमम बेटा कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके म्यू एस इंटू एन के बीच में होती है। बोलो यस। यस सर। प्रबकीरत आप समझ में आया? हेलो। यस सर, आ गया। सो ये कहानी है बेटा फ्रिक्शन की। दिस मच इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, हाउ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। आज बच्चों में भयानक थक गया हूं, क्योंकि मैं दिन भर कोर्ट में था और आज सुबह ही निकल गया था। फिर आया, फिर वापस मुझे शाम को किसी से मिलने जाना पड़ा। आज तुम लोग की क्लास अभी आगे मैं ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करवाने हैं, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, इसमें खूब बोलना होता है। तो ये क्लास अब हम करेंगे कल कंटिन्यू। क्या नाम है तुम्हारा? गौरी। यस सर। बेटा बेसिक हो गए सारे, कल क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, ठीक है? और बेसिक तुम समझ गई ना? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन वो यदि तुम रिकॉर्डिंग से भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। तो बच्चों कल हम क्लास रखेंगे इसी टाइम पे, थोड़ा पहले रखेंगे। कल तुम्हारा क्या है जी यतीन? यस सर। कल तुम्हारा क्या शेड्यूल है? सर कल टेस्ट है, मतलब रात को तो फ्री हूँ। रात को कितने टाइम? 7 बजे रखे, 8 बजे रखे, कब रख सकते हैं क्लास? 7 PM और 8 PM? सर रख लेना वैसे तो कभी भी, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रबकीरत कब यस रखे? सर। कल क्लास कब रखें? तो 7:30 रख लो। ठीक है, तो कल की क्लास हम लोग 7:30 रखते हैं, ठीक है? उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। अभी आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग के पास एससी वर्मा तो है सबके पास? एससी वर्मा है कि नहीं तुम्हारे लोग, तुम लोग का? यस सर। एससी वर्मा है? प्रभकीरत एससी वर्मा है तुम्हारे पास? आई कि नहीं आई तुम्हारी एससी वर्मा? नहीं सर, अभी नहीं है। तुमको एक पीडीएफ में एससी वर्मा भेजा होगा, इस पे ग्रुप पे मिला था। सर देख लेता हूँ मैं। देखो तो पढ़ा हुआ है क्या? नहीं होगा तो रिदम भेज देगा वापस। ठीक है सर। रिदम एक बार इसको भेज देना, वो एससी वर्मा, ठीक है? ठीक है सर। तुम लोग अभी क्या करोगे कि एससी वर्मा खोलोगे, और फ्रिक्शन का ये वाला चैप्टर है, ये कॉन्सेप्ट जो है 6.1 से लेके, और ये पूरा पढ़ लोगे एक बार। कहां तक? लॉज ऑफ फ्रिक्शन तक। ये एटॉमिक लेवल का ये भी पढ़ लेना, ये मैंने अभी बताया नहीं है, मैं कल समझाऊंगा वापस। रोलिंग छोड़ देना है बस, ठीक है? यहां तक बस। कहां तक? 6.11 तक, पेज नंबर 89 में, ये जगह तक, ये फिगर 6.11 तक, ठीक है? ओके, हेलो, यस, समझ में आ रहा यस है? सर। तो तुम्हें पढ़ना है पेज नंबर 87, 86, 85, 86, 87, 88 टिल 89, 6.11 यहां तक पढ़ के रखना है। कल मैं इस पूछूंगा तुम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है? और जब ये तुम लोग पढ़ लोगे, एग्जाम्पल 2 लगाने, 2 सिर्फ, ठीक है?
कल के लिए इतना ही, फिर आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा कल। ओके, समझ गए प्रभुनाथ क्या करना है? यस सर। ठीक है, बुक ले लो तुम उससे, ये उसको बुक मैसेज कर दो जी उसके नंबर पे रिदम। जी सर। हाँ, चलो।